स्टार्टिंग विद अनएम्प्लॉयमेंट नाउ। सही है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, पर इस साल के लिए हाईली लाइकली है कि आपके पेपर में ये आएगा जून 24 अटेम्प्ट में। तो क्या आएगा वो मैं एंड में बताऊंगा जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। पहले जनरली अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ लो। बड़ा सिंपल टॉपिक, बड़ा आसान टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि कभी इशू क्रिएट नहीं करेगा आपके लिए। देखो, जब सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो होती क्या है। सही है, 7 बजे पता होना चाहिए, बस इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डेटा रिस्पॉन्स में शायद पूछ ले तो पूछ ले। अच्छा, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड लोग होते कौन है। देखो, हर कोई इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयड नहीं होता। हर वो बंदा जो काम नहीं कर रहा वो अनएम्प्लॉयड नहीं होता। जैसे आप लोग जो हो वो अनएम्प्लॉयड नहीं हो। इसका मतलब अनएम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं? अनएम्प्लॉयड लोग वो होते हैं दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क। दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क आर विदाउट जॉब्स। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपको यहाँ पता होना चाहिए, दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बताओ विदाउट जॉब्स। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दे आर इकोनॉमिकली एक्टिव। इकोनॉमिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? दे आर सीकिंग जॉब्स। सही है, दे आर एक्टिवली सीकिंग जॉब्स। तो इसका मतलब कुल मिला के अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में क्या क्या लिखना है? अनएम्प्लॉयड लोग वो लोग होते हैं जो विलिंग एंड एबल टू वर्क होते हैं, बताओ विदाउट जॉब्स। दे आर इकोनॉमिकली एक्टिव, वो एक्टिवली सीक कर रहे हैं जॉब्स को। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो बंदा इकोनॉमी में जो काम नहीं कर रहा वो अनएम्प्लॉयड नहीं होता। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि लेबर फोर्स क्या होती है। सही है, तो लेबर फोर्स एक कंट्री की क्या होती है? लेबर फोर्स में आते हैं एम्प्लॉयड और लेबर फोर्स में आते हैं अनएम्प्लॉयड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पाकिस्तान की लेबर फोर्स में जो है ना वो एम्प्लॉयड लोग 2 मिलियन है और अनएम्प्लॉयड लोग एम्प्लॉयड लोग 8 मिलियन है और अनएम्प्लॉयड लोग 2 मिलियन है। इसका मतलब पाकिस्तान की जो टोटल लेबर फोर्स है ना वो 10 मिलियन की है। अगर मुझे पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट का रेट निकालना है, अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंट निकालना है, तो जब भी परसेंट निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे होते हैं। तो अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं 2 मिलियन है, लेबर फोर्स जो है वो 10 मिलियन है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पर 20% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे एक बहुत बेसिक गलती पेपर में कर रहे होते हैं जब वो अनएम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक को समझा रहे होते हैं। वो बच्चे लिख देते हैं कि इवन एक ए लेवल का बच्चा, इवन एक A2 का बच्चा भी ये गलती करता है कि अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन कर देता है। वो तो हमेशा याद रखना, अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन नहीं होती, अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ हु इज नॉट पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स? चाहिए ऐसे कौन से लोग हैं जो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है? तो लेबर फोर्स का पार्ट वो लोग नहीं होते जो अनएम्प्लॉयड नहीं होते। अब अनएम्प्लॉयड कौन कौन नहीं है? अनएम्प्लॉयड वो लोग नहीं होते जो विलिंग एंड एबल टू वर्क नहीं होते। सही है, जो विलिंग एंड एबल टू वर्क नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फुल टाइम स्टूडेंट। सही है, अ फुल टाइम स्टूडेंट इज नॉट विलिंग एंड एबल टू वर्क। अ डिसेबल्ड पर्सन इज नॉट विलिंग एंड एबल टू वर्क। अ प्रिजनर इज नॉट विलिंग एंड एबल टू वर्क। आप कह सकते हो एक रिटायर्ड बंदा विलिंग एंड एबल टू वर्क नहीं है क्योंकि उसने काम कर लिया जितना करना था। हाउस वाइफ्स जो हैं वो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होती। सही है, क्योंकि वो ऑफिशियली जॉब नहीं कर रहे होते, वो ऑफिशियली अनएम्प्लॉयड रजिस्टर्ड नहीं होते। तो ये वो लोग होते हैं जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन द टैक्स पेयर्स। जैसे पाकिस्तान का डिपेंडेंसी रेशो लेट से 1:4 है। तो 1:4 डिपेंडेंसी रेशो मतलब क्या है कि 4 लोग एक कमाने वाले के ऊपर डिपेंडेंट है। सही है, जैसे अगर आपके घर पे 5 लोग हैं और आपके सिर्फ अब्बू कमाते हैं, इसका मतलब 4 लोग एक कमाने वाले पे डिपेंडेंट है। इस तरीके से देखा जाता है इसको। तो बेसिकली आपके घर में कोई एक बंदा टैक्स पेयर है और सारे उस टैक्स पेयर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये मतलब होता है इसका, क्लियर है? और इसका मतलब ये भी होता है कि भाई जाहिर सी बात है, एक अनएम्प्लॉयड मतलब इन लोगों को भी आपको जो है वो पालना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट जो है वो डिसेबल्ड लोगों की मदद करती है, प्रिजनर्स की मदद करती है, रिटायर्ड लोगों की मदद करती है। तो इनका पैसा कहाँ से आता है? टैक्स टैक्स पेयर से आता है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द कॉजेस एंड व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट एक स्टूडेंट को यहाँ पर पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट एंड सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जब एक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम होती है जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होती है, डिमांड फॉर लेबर कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। और आप यहाँ पर सिक्लिकल क्यों कहते हो? सिक्लिकल इसलिए कहते हो क्योंकि ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो नॉर्मली रिसेशन के टाइम पे आ रही होती है। सही है, तो सिक्लिकल जब एक डाउन टर्न इकोनॉमी में आ रहा होता है ना इकोनॉमिक साइकिल में, तो उस टाइम पे ये अनएम्प्लॉयमेंट आ रही होती है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑन दी अदर हैंड क्या होता है कि व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब और वो जॉब आपको मिल नहीं रही है ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन या ड्यू टू लैक ऑफ जॉब वैकेंसीज। आपको पता नहीं है या तो जॉब वैकेंसीज अवेलेबल हैं या तो आपको ये नहीं पता आपको जिंदगी में करना क्या है। यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब। तो जब मिसमैच होता है ना जॉब्स और वैकेंसीज में, तो उस टाइम पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आती है। इसको सर्च अनएम्प्लॉयमेंट से भी आप लिंक कर सकते हो, जो ढूंढने में काम ढूंढने में जो वक्त लगता है। सही है, आप यहाँ पर वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट से भी इसी कैटेगरी में मतलब ये सारे चल रहे होते हैं, मतलब सबका अलग अलग ही है। जैसे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट,
वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नॉर्मली कब होती है? जब गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बहुत ज्यादा दे देती है। जैसे कोविड के टाइम पे जो है वो मेजोरिटी गवर्नमेंट्स ने अपने वर्कर्स को इतने बेनिफिट्स दे दिए, इतना राशन दे दिया कि लोगों ने काम ही छोड़ दिया और वो पॉवर्टी ट्रैप में फंस गए। पॉवर्टी ट्रैप में फंसने का मतलब है जब आप एक गरीबी के जाल में फंस जाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में, आपके जबान पे ना मुफ्त खोरी लग जाती है। आपको मुफ्त के गवर्नमेंट पैसे दे रही है, आप वो खा रहे हो, आपको जॉब वॉब करनी नहीं है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हो गए आप। सही है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जैसे इंडिया में बहुत कॉमन है, इंडिया में दिसंबर के महीने में फार्मर्स की इनकम कुछ भी नहीं होती है, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक तरह से आपकी अगेन वो है, एक और टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि इकोनॉमी को फेस करनी होती है। अच्छा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? जब एक इकोनॉमी जो है वो डेवलप कर रही होती है। लाइक इफ यू मूव फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर, जाहिर सी बात है एक एक प्राइमरी सेक्टर का वर्कर सेकेंडरी सेक्टर में इतनी आसानी से काम नहीं कर पाता ड्यू टू ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी। तो ये नॉर्मली तब भी होता है जब एक वर्कर की स्किल्स कम होती है या वो ओवर स्पेशलाइज्ड होता है एक चीज के ऊपर। तो जब इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना होता है तो वो डाइवर्सिफाई नहीं कर पाती। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी जब एक वर्कर की नहीं होती तो वो जॉब स्विच नहीं कर सकता इजीली। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी डेंजरस इस सेंस में कि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म है, इसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, वर्कर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय मशीन्स। सही है। रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो, जैसे इकोनॉमी के कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। लोग वहाँ पर जाना नहीं चाहते, या तो वहाँ पर हाउसिंग अच्छी नहीं है, या तो वहाँ पर ट्रेवलिंग अच्छी नहीं है। जैसे पाकिस्तान में बलोचिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है क्योंकि लोग वहाँ पर नहीं जाना चाहते। सही है। तो ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी की वजह से पीपल आर नॉट विलिंग टू मूव। सही है। अब यहाँ पर ना बहुत मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं कॉजेज पे, जो कि मुझे लग रहा है कि इस साल आएगा। यहाँ पर सवाल ये भी आ सकता है कि भाई सिक्लिकल वर्सेस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर सवाल आ जाएगा। यहाँ पर जो है वो फ्रिक्शनल वर्सेस डिमांड डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। एक डेटा रिस्पॉन्स हमने करी थी, मेरे को याद है, उसमें सीजनल और स्ट्रक्चरल को शायद कंपेयर किया हुआ था, सीजनल और स्ट्रक्चरल को कंपेयर किया हुआ था। तो कोई भी दो अनएम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन आ सकते हैं और उसके डैमेजिंग इफेक्ट्स पूछ के आपको इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। सही है। तो मैं वो चीज़ अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले ना मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी बता दूं। मैं आपको खाली फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट की कॉन्सिक्वेंसेज बता रहा हूँ, राइस के आप खुद फिर वर्कआउट कर सकते हो। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे भी क्वेश्चन बड़ा आसानी से बन सकता है, 8 मार्क का या 12 मार्क। सही है। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ना मल्टीपल होते हैं। अगर मैं सिर्फ फर्म्स की बात करूं या प्रोड्यूसर्स की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा सिंपल है। जैसे भाई अगर एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है या फुल एम्प्लॉयमेंट हो रही है, बात एक ही है। ठीक है। और इसके जो अगर अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहे होंगे ना तो इन्हीं पॉइंट्स को आप फ्लिप कर देना। ठीक है। तो मैं खाली एक साइड बता रहा हूँ। तो अगर एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? सबसे पहली बात, आप उसको बोलोगे यार अगर एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो वर्कर की इनकम्स बढ़ेंगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। ये पहला फायदा। फिर आप कह सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोग स्पेंड ज्यादा करेंगे, अगेन इनका फायदा होगा। फिर आप कह सकते हो जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो गवर्नमेंट का टैक्स का रेवेन्यू बढ़ेगा क्योंकि पीपल विल बी स्पेंडिंग मोर। सही है। फर्म्स विल बी अर्निंग मोर, और लोग कमा ज्यादा रहे होंगे तो इनकम टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा, कॉर्पोरेशन टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी कम हो रही होगी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो है वो कम देने पड़ते हैं जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। तो बेसिकली आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट का जो है वो बजट सरप्लस हो जाएगा। और जब गवर्नमेंट का यहाँ पर बजट सरप्लस हो जाएगा तो गवर्नमेंट यही पैसा जो है वो हो सकता है सब्सिडी या ट्रेनिंग के फॉर्म में जो है वो फर्म्स को प्रोवाइड करे, तो फर्म्स को बेनिफिट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि यार फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट के नुकसान भी है फॉर अ फर्म। पहला नुकसान जो सबसे बेसिक नुकसान है, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमी में कम होगी उतना वर्कर्स का शॉर्टेज होगा, जितना वर्कर्स का शॉर्टेज होगा उतना कंपटीशन फॉर वर्कर्स होगा, वेजेस बढ़ेंगी, कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई आप अनएम्प्लॉयमेंट अगर एक इकोनॉमी में कम होती है ना तो ट्रेड यूनियन बिकम मोर पावरफुल, तो वो इंडस्ट्रियल एक्शंस लेते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं, वो फर्म्स को धमकाते हैं। फिर आप ये भी कह सकते हो कि शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स की वजह से जो है वो अक्सर हमें मशीन्स पे जो है वो स्विच कर जाना पड़ता है। क्लियर है। अच्छा, एक और बहुत अच्छा डिसएडवांटेज यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि जब एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है ना तो इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है। सही है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से भी जो है वो लोग अपनी स्पेंडिंग हो सकता है रोक दें अगर इकोनॉमी में महंगाई आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर हम गवर्नमेंट की यहाँ पर बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो अगेन वही बात है, अनएम्प्लॉयमेंट को मैं कम कर रहा हूँ, फुल एम्प्लॉयमेंट के करीब जा रहा हूँ। तो पहला फायदा भाई टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कैन यूज दिस मनी इन अदर एरियाज, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम देने पड़ेंगे। इन्हीं दो पॉइंट्स को कंबाइन करके जो है वो बजट सरप्लस भी आप करके दिखा सकते हो। फिर बताओ गवर्नमेंट ये बजट सरप्लस जो है वो कहाँ का इस्तेमाल, बजट सरप्लस का मतलब क्या होता है? मैं टैक्स रेवेन्यू एक्सीड गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। आइदर गवर्नमेंट कैन पे ऑफ इट्स डेट्स या गवर्नमेंट यही पैसा कहीं और स्पेंड कर सकती है, बोरोइंग करनी पड़ेगी। फिर आप बोलो जब एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो क्राइम रेट कम हो जाता है, यू डोंट हैव टू स्पेंड ऑन जेल्स वगैरह, पुलिस फोर्स पे इतना खर्चा नहीं करना पड़ता, तो यही पैसा आप एजुकेशन सेक्टर पे लगा सकते हो। सही है।
इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो गवर्नमेंट का फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है साथ में। आप ये भी कह सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो इकोनॉमी में पॉवर्टी कम होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते हैं, गरीबी कम होती है। तो ये भी आपका जो है वो एक और यहाँ पर पॉइंट है। पहले चीज नुकसान क्या है? नुकसान ये होता है कि पहला पॉइंट यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। दूसरा पॉइंट आप कह सकते हो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप कह सकते हो कि लोग जब ज्यादा पैसा कमाएंगे तो इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे, तो इससे हमारे आउटसोर्स बढ़ेंगे तो करंट अकाउंट वर्सन हो जाएगा। अच्छा, एक और पॉइंट जो यहाँ पर आप लिख सकते हो वो ये लिख सकते हो कि मल्टीनेशनल जो है ना वो ऐसी इकोनॉमी में कभी नहीं आएंगी जहाँ पर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कम है। तो अगर एक डेवलपिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि मल्टीनेशनल विल बी डिस्करेज्ड बिकॉज वेजेस विल बी हाई। तो उनको आने का कोई फायदा नहीं होगा ऐसी कंट्री में, तो वो कभी भी आके जो है ना वो पैसा नहीं लगाएंगे ऐसी इकोनॉमी में जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। सही है। अच्छा, इंडिविजुअल को क्या नुकसान होते हैं? इंडिविजुअल लेवल पे आप ये कह सकते हो कि पॉवर्टी ट्रैप का शिकार हो सकता है बंदा अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे डिपेंडेंट हो गया। आप बोलो लॉस ऑफ स्किल्स होंगी, लॉस ऑफ स्किल्स का मतलब है वर्कर विल बिकम डी स्किल्ड, डी स्किल्ड हो जाएगा वो। सही है। आप ये भी कह सकते हो कि हेल्थ उसकी खराब होगी, मेंटल हेल्थ पे इशू आएगा, सोसाइटल थॉट्स आएंगे, सोशल अनरेस्ट होगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत नुकसान है। सही है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जाएगा ऑब्वियसली खराब होना है उसका, क्लियर है ये चीज। पहला सवाल यहाँ पर जो अभी स्पेसिमेन 23 का क्वेश्चन था, कंपेयर द कॉजेज ऑफ स्ट्रक्चरल एंड सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंसिडर विच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइकली टू बी द मोर हार्मफुल टू एन इकोनॉमी। कह रहा है स्ट्रक्चरल और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज को जो है वो कंपेयर करो और बताओ कि इन दोनों में से कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इट इज लाइकली टू बी मोर हार्मफुल टू एन इकोनॉमी। तो आप पहले उसको बताओ, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी थ्रू रीजनल एम्प्लॉयमेंट, इट कैन बी थ्रू लैक ऑफ स्किल, इट कैन बी थ्रू टेक्नोलॉजिकल। कोई भी एक समझा दो या दो समझा दो। मतलब एक स्टूडेंट को मेरे हिसाब से चाहिए कि लैक ऑफ स्किल वाला पॉइंट बताए और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट बताए, ये दोनों पॉइंट चाहिए। और ये भी बताओ कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में पूरी इकोनॉमी पे वाइड स्प्रेड इफेक्ट नहीं आ रहा होता, सिर्फ डिमांड फॉर अ सेक्टर पे इफेक्ट आता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक सेक्टर में होती है, पूरी इकोनॉमी में नहीं होती। फिर आप ये भी कह सकती हो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड है, डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट है। एक इकोनॉमी में जब डाउन टर्न आता है ना, रिसेशन वाला टाइम, देखो डायग्राम्स में मैंने दो बनाई हुई है, या तो एडी कम करके दिखाओ या तो रिसेशन करके दिखाओ। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो एक बहुत मेजर फर्क है इन दोनों में। एक में डिमांड फॉर द इकोनॉमी कम हो रही है, दूसरे में डिमांड फॉर अ सेक्टर कम हो रहा है। तो दोनों के जो अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल्स हैं और दोनों की जो सीरियसनेस है ना उसमें बहुत फर्क है। एंड ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट को सबसे पहले डिफाइन करोगे। अब दोनों के डैमेजिंग इफेक्ट्स क्या हैं? भाई अगर मैं सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी डैमेजिंग, क्योंकि सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है। सही है। इनकम्स कम होंगी, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, टैक्स रेवेन्यू कम होगा, बजट डेफिसिट हो जाएगा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, डेट्स गवर्नमेंट के बढ़ जाएंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्योंकि यही पैसा आप कहीं और लगा सकते थे। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहा है। पर जहां तक बात है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के जो डिसएडवांटेजेस है ना वो इकोनॉमी लेवल पे इतने नहीं है जितना इंडिविजुअल लेवल पे। लॉस ऑफ स्किल्स होती है, वर्कर डी स्किल्ड हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड जॉब सर्चेज होती हैं क्योंकि यू आर ओनली स्पेशलाइज इन वन थिंग, आप इतने सारे काम तो आप कर नहीं सकते, तो आपके मतलब की जॉब आपको बहुत लेट मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाती हैं, डीमोटिवेशन हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट से नॉर्मली अर्ली रिटायरमेंट भी हो जाती है। अगर 40 साल की उम्र में अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की जॉब जाती है तो वो उस टाइम पे रीट्रेन होकर कोई नई जॉब नहीं ढूंढेगा, वो रिटायर हो जाएगा। सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के जो बेनिफिट्स है ना वो इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू इकोनॉमी लेवल, क्योंकि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती ही आपकी सेक्टर में किसी। सही है। तो AO3 क्या होगा आपका, विच विच इज मोर हार्मफुल? तो आप यहाँ पर उसको बोलो कि बोथ आर हार्मफुल। डिपेंड करता है कि शॉर्ट टर्म सिनेरियो देख रहा हूँ या लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ। देखो अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए ना तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर हार्मफुल, डिमांड फॉर द इकोनॉमी कम हो रही है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ा सकते हो, तो द पॉलिसीज यूज्ड टू करेक्ट सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आर रिलेटिवली इजी। पर जब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ना तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म मसला है और डिमांड फॉर अ सेक्टर कम हो रहा है और लॉन्ग लास्टिंग है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही हैं। यहाँ पर सप्लाई साइड पॉलिसी के अलावा कोई हल नहीं है। आपको वर्कर्स को रीट्रेन करना पड़ेगा, आपको वर्कर्स को एजुकेशन देनी पड़ेगी, टाइम लैग बहुत है, यहाँ पे फंड्स का इशू है। तो आप उसको बताओ कि हार्मफुल तो दोनों है, डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ज्यादा हार्मफुल सिक्लिकल है बिकॉज वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट आ रहा है इकोनॉमी पे, पर रिलेटिवली इसकी पॉलिसी आसान है। लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरल इज मोर हार्मफुल और इसकी पॉलिसी भी बहुत मुश्किल है। तो मेरी नजर में तो ज्यादा हार्मफुल वैसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ही है,
पर एक बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि बच्चे ऐसा समझते हैं कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज दी ओनली अनएम्प्लॉयमेंट जो लॉन्ग टर्म होती है। देखो अब इस चीज को समझो, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रक्चरल ही है। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट सिक्लिकल भी हो सकती है। इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है, रिसेशन के बगैर अगर डिप्रेशन आ गया फिर क्या होगा? क्योंकि रिसेशन का भी जो और वर्स्टेंट सिनेरियो होता है ना, वो डिप्रेशन होता है जब एक बहुत लंबे टाइम तक इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पा रही होती। तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो भी लॉन्ग टर्म। ये मत रट्टा मत लगा लेना कि सिर्फ स्ट्रक्चरल ही लॉन्ग टर्म होती है। एक सवाल 12 मार्क का आया था जहां पर बच्चों ने बंडे मार दिए थे, वही मैं क्वेश्चन अब आपको दिखा रहा हूँ। बल्कि ये वो क्वेश्चन नहीं था, वो क्वेश्चन दूसरा था। मैं आपको वो क्वेश्चन भी बता दूंगा क्या था। Assess whether expansionary monetary policy is likely to be successful in reducing all types of unemployment। कह रहा है बताओ क्या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी सक्सेसफुल होगी इन रिड्यूसिंग ऑल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पर पॉइंट सबसे पहले मुझे आपसे यहाँ पर ये पूछना है कि इस सवाल में क्या मुझे ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बतानी है? क्या मुझे इस सवाल में ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बतानी है? बताओ, ये कोई दूसरी पॉलिसी मैं बताऊंगा या सिर्फ मॉनेटरी पे बात करता हूँ? बतानी है ना, तो ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बतानी है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते ये सवाल। तो आप उसको बोलना कि भाई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लाइकली है। क्यों लाइकली है? क्योंकि आप मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट वगैरह को यूज करके जो है वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाओगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये नहीं भी लिखता तो हम फिर भी एक्सपेंशनरी लगाते। तो मुझे एडी को बढ़ाना है। मैं एडी को बढ़ाऊंगा कैसे? मैं मनी सप्लाई को बढ़ा दूंगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो सेवर्स कम हो जाएंगे, स्पेंडिंग ज्यादा होगी, सी बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा। लोग बोरो ज्यादा करेंगे, सी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट गिरता है तो करेंसी भी गिर जाती है, बिकॉज पीपल डोंट सेव इन योर कंट्री, तो डिमांड फॉर अ करेंसी कम हो जाती है। तो इससे जो है वो एक्सपोर्ट की प्राइस कम होती है, इंपोर्ट की प्राइस बढ़ती है, विच लीड्स टू अ बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस, इससे भी एडी बढ़ जाता है। हाउएवर आप उसको बोलो कि भाई ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, ये एडी बढ़ा के सिर्फ सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर रही है। सही है, ये सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर रही है। क्लियर है ये चीज? बट एक 12 मार्क के क्वेश्चन में अगेन मैं कह रहा हूँ 8 मार्क के क्वेश्चन की तरह वो नहीं होता। एक पेज पूरा डेफिनेशंस पे और एक पेज पूरी इन हरकतों में ना लगाया करो। जो रेलेवेंट है ना सिर्फ उसको डिफाइन करो। एक 12 मार्क के सवाल में आप अनएम्प्लॉयमेंट को कभी डिफाइन नहीं करोगे, यूजलेस है उसको डिफाइन करना। और अगर कर भी दिया तो ज्यादा से ज्यादा एक लाइन पे करना है। और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल भी नहीं समझाना, वो आपसे सोल्यूशन पूछ रहा है, वो आपसे कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी पूछ रहा है। सही है। जब आप इन्फ्लेशन के क्वेश्चन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हो तो क्या वहां पर आप उसको बताते हो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है क्या? नहीं बताते ना। सही, तो यहाँ भी नहीं पता होगा। अच्छा, हाउएवर आप बोलो मॉनेटरी पॉलिसी के अपने नुकसान है, क्योंकि आप एग्रीगेट डिमांड को जब बढ़ाते हो तो रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, डिमांड पर इन्फ्लेशन हो जाती है। अच्छा, इकोनॉमी लो ऑन कॉन्फिडेंस होती है तो हो सकता है कि उस टाइम पे लोग स्पेंडिंग अपनी ना बढ़ाएं। टाइम लैग का इशू मॉनेटरी पॉलिसी का हमेशा रहता है। अच्छा, एक चीज आप हमेशा याद रखना अपनी जिंदगी में, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ और बार बार बोल रहा हूँ। एक होशियार बच्चा ना इस सवाल में कभी भी फिजिकल पॉलिसी या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को यूज नहीं करेगा। वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होगा अगर उसने फिजिकल या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को यूज करा। क्योंकि सवाल में बोला हुआ है ऑल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, अगर सवाल सिर्फ सिक्लिकल का होता या डिमांड डेफिशिएंट का होता ना, तो मैं मॉनेटरी को फिजिकल से कंपेयर करता। इसने ऑल टाइप्स लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर सप्लाई साइड से इसको कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मॉनेटरी फिजिकल तो डिमांड साइड पॉलिसीज है, ये सिर्फ सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करते हैं। ये अपने पास लिख लो कि भाई सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का तरीका सिर्फ डिमांड साइड पॉलिसीज है, दैट इज फिजिकल एंड मॉनेटरी। और जितनी भी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो सप्लाई साइड पॉलिसी हल करती है। और जितनी भी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो कौन खत्म करती है? सप्लाई साइड पॉलिसी है ये चीज। सही है। तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मॉनेटरी हल कर सकती है, while all other types of unemployment is solved by supply side policies। सही है। तो सिक्लिकल सिर्फ फिजिकल मॉनेटरी एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सप्लाई साइड। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक और चीज ये समझनी है कि सप्लाई साइड पॉलिसी में कैसे समझाऊंगा। मैं सिर्फ एक टूल समझाऊंगा। मैं सप्लाई साइड पॉलिसी का सिर्फ एक टूल समझाऊंगा, दैट इज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। एजुकेशन का मैंने आपको मतलब कल भी बता दिया था कि एजुकेशन का मतलब यहाँ पर यूनिवर्सिटी की डिग्री देना नहीं है। एजुकेशन का मतलब है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। लोगों को आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो अबाउट जॉब वैकेंसीज। लोगों को आप काउंसिल करो, उनको बताओ कि व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट। तो बेसिकली यू आर क्रिएटिंग एन अवेयरनेस फॉर जॉब्स। तो बेसिकली जब आप एजुकेशन का यूज करते हो ना सप्लाई साइड में, तो यहाँ पर हम 4 साल की यूनिवर्सिटी की डिग्री की बात नहीं कर रहे, वो आप नहीं दे सकते वर्कर को। सही है।
तो आप उसको जॉब्स के बारे में बताओगे ताकि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाए। स्पेसिफाई है, देखो सवाल में बोला हुआ ऑल टाइप्स ऑफ, अगर तुम सिंपल ये लिख दोगे ना अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको बताना है कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। जब मैंने मॉनेटरी का लिखा था तो मैंने सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करा था, जब मैं सप्लाई साइड पॉलिसी में एजुकेशन की बात कर रहा हूं तो मैंने फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कम करी है। अच्छा, ट्रेनिंग कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम करती है? ट्रेनिंग में आप वर्कर की स्किल्स को बढ़ाते हो, वर्कर की मोबिलिटी को बढ़ाते हो, तो आप बेसिकली स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो कम कर रहे हो। हाउएवर सप्लाई साइड पॉलिसीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फंड्स की, टाइम लैग का इशू है, ये पैसा आप कहीं और भी लगा सकते थे। नाउ विच इज द बेटर पॉलिसी, मॉनेटरी और सप्लाई साइड? तो आप बोलो कि, और बल्कि नहीं, बल्कि इवैल्यूएशन यहाँ पर ये है कि क्या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी सारी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर देगी? तो यहाँ पर आपकी इवैल्यूएशन होनी चाहिए नो, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी हर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम नहीं कर सकती। सिक्लिकल कैन बी टारगेटेड थ्रू मॉनेटरी, बट स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, सीजनल, बाकी जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो सप्लाई साइड पॉलिसी से टारगेट होती है। फिर आप ये भी बोलो कि वॉट एवर पॉलिसी यू आर यूजिंग डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट एंड द ईज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी। आप कितने केपेबल हो, आपकी कितनी औकात है पॉलिसी लगाने की, क्योंकि हर गवर्नमेंट सप्लाई साइड नहीं लगा सकती। तो आप बोलो द बेस्ट वे here is to implement parallel policies, क्योंकि हर अनएम्प्लॉयमेंट अलग पॉलिसी से हल हो रही है, तो यू हैव टू यूज पैरेलल पॉलिसीज अगर आपको मल्टीपल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक साथ कम करनी है। ऐसा सेम क्वेश्चन, सेम वर्डिंग, ऐसा सेम क्वेश्चन सेम वर्डिंग में कौन से पेपर में आया मुझे याद नहीं आ रहा, पर यहाँ पर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की जगह पे जो है उसने सप्लाई साइड पॉलिसी लिख के दिया था। क्या लिख के दिया था? कि इसकी जगह पे सप्लाई साइड पॉलिसी भी लिख के दे सकता है, जो कि आ चुका है ऑलरेडी, जो कि आ चुका है ऑलरेडी। सही है। तो सप्लाई साइड पॉलिसी अगर लिख के दे देगा तो फिर मैं मॉनेटरी पॉलिसी से कंपेयर कर लूंगा इसको। अब दो सवाल रह गए जो कि मुझे लग रहा है आ सकते हैं। क्या दो सवाल रह गए? या तो वो तुम्हें मॉनेटरी की जगह पे फिस्कल पॉलिसी लिख के दे देगा, सवाल की स्टेटमेंट सेम ही होगी या थोड़ी बहुत चेंज होगी, या तो वो तुम्हें प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लिख के दे देगा। प्रोटेक्शनिस्ट अभी हम कवर करेंगे आगे। तो फिस्कल पॉलिसी, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी या सप्लाई सप्लाई साइड पॉलिसी ऑलरेडी आ चुका है। या तो तुम्हें वो खुद दो पॉलिसीज दे देगा और बोलेगा बताओ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो रहा है, जिस तरह इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का सवाल नहीं आता, वो खुद पॉलिसी दे देता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी लाइकली दिस ईयर, इसको पक्का कर लेना लाजमी तौर पर इस टॉपिक को। कॉन्सिक्वेंसेज, कॉजेज एंड पॉलिसीज, बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, कुछ मसला नहीं होना चाहिए इसमें। और इवैल्यूएशन, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ पर ये फिस्कल लिख देता और मैं फिस्कल और सप्लाई साइड को कंपेयर करता, सेम इवैल्यूएशन होती, सेम एवेल्युएशन होती, फर्क थोड़ी होता कुछ। और अगर ये मुझे यहाँ पर सप्लाई साइड लिख के देता जो कि ऑलरेडी आ चुका है, मुझे पेपर याद नहीं आ रहा यार, मैंने कराया भी है आपको, मुझे पेपर याद नहीं आ रहा है, या तो मेरे ख्याल में मार्च 24 में आया, किस में आया मुझे नहीं याद। पर उसमें आपने अपनी तरफ से एक पॉलिसी उठानी है, फिस्कल या मॉनेटरी, अगेन सेम इवैल्यूएशन होगी। तो तीन तरह के सवाल की तो सेम इवैल्यूएशन है। प्रोटेक्शनिस्ट अगर आ जाता है तो इवैल्यूएशन उस वक्त भी सेम ही रहेगी, क्योंकि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज में भी आप क्या करते हो, आप टैरिफ कोटा वगैरह लगा के लोगों को इंपोर्ट से डोमेस्टिक पे स्विच करते हो और एग्रीगेट डिमांड बढ़ाते हो। तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज भी जो है ना वो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ही कम करती है। क्लियर है ये चीज? मतलब अब सप्लाई साइड का है सर बेटा, मैंने कहा ये बोला है कि सप्लाई साइड पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है, मैंने बोला टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड करता है। इवैल्यूएशन कंपेयर कर रहे हैं ना पॉलिसीज को, पॉलिसी कंपेयर इवैल्यूएशन में ही होती है। ऊपर आंसर में तुम पॉलिसी समझा के डिसएडवांटेज, फिर पॉलिसी समझा के डिसएडवांटेज। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टारगेट इंटरनेशनल ट्रेड है, अपना अनएम्प्लॉयमेंट और बात नहीं कर रहा। इंटरनेशनल ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है बेसिकली बात कर रहा होता है फ्री ट्रेड के बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड ये बहुत टेढ़ा टॉपिक है बेटा, गौर से सुनना, मैं बता रहा हूँ, मैं रिपीट नहीं करूंगा बात। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो फ्री ट्रेड होता है। फ्री ट्रेड का मतलब है ट्रेड विदाउट एनी ट्रेड बैरियर्स। अजम्पशंस बता रहा हूँ, थ्योरी की अजम्पशंस बता रहा हूँ। सही है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे पहली अजम्पशन आपकी है फ्री ट्रेड, और यहाँ पर बायलेटरल ट्रेड की एक अजम्पशन है। बायलेटरल ट्रेड का मतलब क्या है? व्हेन देयर आर टू कंट्रीज एंड टू वर्ड्स, व्हेन देयर आर टू कंट्रीज एंड टू वर्ड्स। तो बेसिकली फ्री ट्रेड में आप या इंटरनेशनल ट्रेड में आप क्या कर रहे होते हो कि आप प्रोटेक्शनिज्म से दूर जा रहे होते हो। तो प्रोटेक्शनिज्म से दूर जाने का मतलब होता है
यू आर मूविंग अवे फ्रॉम ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, आप कोटा टैरिफ वगैरह हटा रहे हो, यू आर मूविंग टुवर्ड्स फ्री ट्रेड, यू आर एनकरेजिंग स्पेशलाइजेशन, फैक्टर इंडोवमेंट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कुदरत की तरफ से आपको ज्यादा रिसोर्सेज दी हुई है उसको आप इस्तेमाल करोगे एफिशिएंटली। अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर कुदरत की तरफ से तुम्हें एक रिसोर्स जो है वो बहुत ज्यादा मिली हुई है तो आप उसको यूज करोगे और स्पेशलाइज करोगे उस चीज के ऊपर, तो ये इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। तो ये याद करो, जब मैंने पीपीसी का टॉपिक पढ़ाया था, तो जब मैंने यहाँ पर गुड वाई और जब मैंने यहाँ पर गुड एक्स लिखा था, तो उस टाइम पे जो है वो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इकोनॉमीज जो है ना वो अक्सर इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन में क्या करती है कि किसी एक गुट को बना रही होती है। सही है, किसी एक गुट को बना रही होती है, याद है वो चीज। तो जब आप किसी एक गुट को बनाते हो और सारे रिसोर्सेज उस पर लगा देते हो ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, क्योंकि आप एक चीज बना के उसको एक्सपोर्ट करोगे और जिसको आप नहीं बना रहे उसको इंपोर्ट करोगे। तो स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही ये होता है। इंटरनेशनल ट्रेड की जब हम बात करते हैं ना, तो हम इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हो ये रहा होता है कि हम लोग जो है वो प्रोटेक्शनिज्म से दूर जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है प्रोटेक्शनिज्म क्या है, क्योंकि प्रोटेक्शनिज्म इस साल आना है, पिछले 4 साल से प्रोटेक्शनिज्म नहीं आया है, इसका आखिरी क्वेश्चन जून 2019 में आया था और उसके बाद अभी 4 साल होने वाले हैं ये नहीं आया है। तो एक क्वेश्चन बहुत लाइकली है इसका 12 मार्क्स का। तो प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है जब आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो, जब आप इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन से दूर जाते हो। तो अगर मैं प्रोटेक्शनिज्म को रिमूव करूंगा, मैं ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करूंगा, तो इसका मतलब आई एम एनकरेजिंग ट्रेड। इसका मतलब आप बेसिकली टैरिफ रिमूव कर रहे हो। सर ये टैरिफ रिमूव करोगे तो इसकी आपकी इंपोर्ट की प्राइसेस कम होंगी, ओवरऑल कंपटीशन बढ़ेगा, कंज्यूमर के लिए चॉइसेस बढ़ेंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। पर आप इसको बोलो कि इकोनॉमी में इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो कि कंट्रीज अपने अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को अटेन कर लेती हैं। आपको याद होगा जब मैंने पीपीसी आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था जो ये वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है विच इज अनअटेनेबल। जो आउटसाइड द पीपीसी वाला पॉइंट है वो अनअटेनेबल होता है। तो जाहिर सी बात है इसको अटेन करने के लिए मेरे पास पहला ऑप्शन तो ये होता है कि मैं अपने पोटेंशियल को बढ़ा दूं, मैं सप्लाई साइड पॉलिसीज लगा के प्रोडक्टिव पोटेंशियल को बढ़ा दूं। पर ये करना इतना आसान नहीं होता। अब जब ये करना इतना आसान नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या होता है कि मैं इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन करके और इस कॉम्बिनेशन को ना इंपोर्ट कर लूं। तो इफ यू वांट टू अटेन योर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन इन द शॉर्ट रन, आप बेसिकली ट्रेड करते हो। सही है। फिर आप ये भी कह सकते हो प्राइजेस कम होती है तो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो बढ़ जाता है। सही है। तो अब ट्रेड में बेसिकली होता क्या है, देखो इंटरनेशनल ट्रेड में ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज बहुत सिंपल है। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब होता है जब आप गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज को यूज करके एक कंट्री से ज्यादा बनाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्री ए जो है वो गुड एक्स 200 बना रही है, कंट्री बी जो है वो गुड एक्स 600 बना रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री बी हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन गुड एक्स, क्योंकि वो गुड एक्स सिंपली ज्यादा बना रही है। तो जब आप एक गुड दूसरी कंट्री से ज्यादा बनाते हो तो आपको उसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है, क्योंकि आप उसकी ग्रेटर क्वांटिटी बना रहे हो एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कंपैरेटिव एडवांटेज, तो यहाँ पर फिर लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला सीन होता है, आप सस्ते में कौन बना रहा है। जैसे अगर कंट्री ए का हम देखें तो वो 1x बनाता है तो 2y फॉरगो करता है। कंट्री बी जो है जब 1x बनाती है तो 3y फॉरगो करती है। तो x ज्यादा सस्ता कौन बना रहा है, x जो है वो ज्यादा सस्ता कंट्री ए बना रही है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कंट्री ए जब एक एक्स बनाती है तो 2y फॉरगो करती है, कंट्री बी जब एक एक्स बनाती है तो 3y फॉरगो करती है। इसका मतलब गुड एक्स सस्ता कौन बना रहा है, गुड एक्स जो है वो सस्ता बना रहा है आपका कंट्री ए। इसका मतलब कंट्री ए इज एफिशिएंट इन गुड एक्स, कंट्री ए शुड स्पेशलाइज इन गुड एक्स एंड कंट्री ए शुड ओनली मेक गुड एक्स। और वो सिर्फ गुड एक्स बनाएगी, अपने सारे रिसोर्सेज गुड एक्स पे लगा देगी और गुड एक्स का जो सरप्लस आउटपुट होगा उसको एक्सपोर्ट करेगी। और बदले में वो जो है वो कंट्री बी से गुड वाई जो है वो इंपोर्ट करेगी। क्योंकि ये चीज एक बहुत ऑब्वियस है जो कि आपको हमेशा के लिए रट्टा मारनी है, जब एक कंट्री को एक गुड में कंपैरेटिव एडवांटेज होता है तो दूसरी कंट्री को दूसरे गुड में कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। अगर कंट्री ए गुड एक्स में अच्छी है तो कंट्री बी गुड वाई में अच्छी होगी, तभी ये दोनों आपस में ट्रेड करेंगे। इसका मतलब कंट्री ए सिर्फ गुड एक्स बनाएगा और गुड वाई को इंपोर्ट करेगा, कंट्री बी जो है वो सिर्फ गुड वाई बनाएगी और गुड एक्स को इंपोर्ट करेगी। सही है। तो हमेशा याद रखना बायलेटरल ट्रेड की अजम्पशन ही ये होती है, बायलेटरल ट्रेड की अजम्पशन ही ये होती है कि दो कंट्रीज हैं, दो गुड्स हैं, अगर ए गुड एक्स बना रहा है तो वाई जो है वो आपका कंट्री बी बनाएगा। तो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस गुड में आपको कंपैरेटिव एडवांटेज होता है आप वो बनाओ और वो बना के एक्सपोर्ट करो, जिसमें जिसमें नहीं होता उसको इंपोर्ट करो। जब आप इंपोर्ट करोगे तो आप अपने अनअटेनेबल पॉइंट को अटेन कर लोगे, आपकी इकोनॉमी के लिए ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, आपको गुड बाय सस्ते में मिल जाएगा, आपको फायदा हो जाएगा। इसका मैं और डिटेल अभी बता रहा हूँ, बस सुनते रहना। जैसे एक एक न्यूमेरिकल एग्जांपल यहाँ पर हम ले रहे हैं, इस न्यूमेरिकल एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। भाई कंट्री ए जो है, मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ देखते जाना बस।
कंट्री ए जो है वो 100 गुड एक्स बनाता है, 200 गुड वाई बनाता है। कंट्री बी जो है वो 200 गुड एक्स बनाती है और 600 गुड वाई बनाती है। तो सिनेरियो मेरे पास ये चल रहा है कि कंट्री ए मेक्स 100 गुड एक्स एंड 200 गुड वाई, कंट्री बी मेक्स 200 गुड एक्स एंड 600 गुड वाई। अब सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है एब्सोल्यूट एडवांटेज। क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो येलो शेड हुआ है, कंट्री बी जो है वो एक्स भी ज्यादा बना रही है, वाई भी ज्यादा बना रही है। तो जब आप एक गुड ज्यादा बनाते हो तो आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है। तो हम उसको बोलेंगे कि भाई कंट्री बी को जो है वो गुड एक्स में भी एब्सोल्यूट एडवांटेज है, गुड वाई में भी जो है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो दोनों गुड्स में कंट्री बी को जो है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज है। पर जब कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करते हैं तो ये इतना सिंपल नहीं होता, आपको रेशियोज निकालने पड़ते हैं। और रेशियो सिर्फ एक साइड का निकालो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेशियो निकाल रहा हूँ गुड एक्सेस टू गुड वाई, तो मैं कंट्री ए का रेशियो निकालूंगा गुड एक्सेस टू गुड वाई। कैसे निकालूंगा? भाई कंट्री ए जो है वो 100 गुड एक्स बना रही है, 200 गुड वाई बना रही है, ठीक है। तो 1x/2 वाई। कंट्री बी का भी x/y का रेशियो निकलेगा। ये 200 एक्स बना रहा है, 600 वाई बना रहा है, तो 1x/3 वाई। कौन सस्ते में बना रहा है गुड एक्स? कंट्री ए। इसका मतलब कंट्री ए शुड स्पेशलाइज इन गुड एक्स, कंट्री ए शुड सेल गुड एक्स, सही है। और कंट्री बी जो है वो गुड एक्स को खरीदेगी। कंट्री बी जो है वो गुड एक्स को खरीदेगी, किससे खरीदेगी? कंट्री ए से। अब ट्रेड किस रेशो में होगी? और एक चीज क्लियर है कि अगर कंट्री ए गुड एक्स में अच्छी है तो कंट्री बी किस में अच्छा होगा? गुड वाई में। अब ट्रेड किस रेशो में होगा? एक रेशो मेरे पास आया हुआ है 1x/2 वाई, दूसरा रेशो मेरे पास आया है 1x/3 वाई। तो ट्रेड किस रेशो में होगी? ट्रेड विल हैपन एट एन एक्सचेंज रेट। अच्छा, ये करेंसी का एक्सचेंज रेट नहीं है, अपने पास लिख लो ये। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, जब हम कंपैरेटिव एडवांटेज में एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, तो वो करेंसी का एक्सचेंज रेट नहीं होता। वो करेंसी का एक्सचेंज रेट नहीं होता, वो गुड्स का एक्सचेंज रेट होता है, गुड्स का। तो जैसे अगर मेरे पास एक रेशो 1x/2 वाई और दूसरा रेशो 1x/3 वाई, तो ट्रेड हमेशा उस रेशो में होती है विच लाइज बिटवीन द टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशोज। ये आपको रट्टा मारना है। 1x/2 वाई, 1x/3 वाई, ट्रेड किस रेशो में होगी? ट्रेड उस रेशो में होगी विच लाइज बिटवीन द टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशोज। अब जितने भी रेशो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं ना, वो सब में ट्रेड होगी। जैसे मैंने एग्जांपल ली हुई है 1x/2.5y। अब ये 1x/2.1 भी हो सकता था, 1x/2.2 भी हो सकता था, 1x/2.9 तक ये हो सकता था। तो 2.1 से लेके 2.9 के बीच में जितने भी रेशोज आ रहे हैं ना, उस सब में ट्रेड हो सकती है, क्योंकि लाई कर रहा है बीच में। तो इफ द एक्सचेंज रेट ऑफ टू कंट्रीज लाइज इन बिटवीन, इसका मतलब दोनों कंट्रीज को बेनिफिट हो रहा है। पर अगर वो बीच में लाई नहीं करेगा, सिर्फ एक कंट्री को बेनिफिट होगा। ये लिख लो अपने पास। जब एक्सचेंज रेट दो कंट्रीज के रेशियोज के बीच में होता है, दोनों कंट्रीज को फायदा होता है। बट इफ इट डज नॉट लाई इन बिटवीन, तो इसका मतलब सिर्फ किसी एक कंट्री को फायदा होगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? और ट्रेड भी नहीं होगी, जाहिर सी बात है, ट्रेड भी नहीं होगी। बिल्कुल, ट्रेड सिर्फ बीच में होती है। अब हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से क्या हुआ? हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से ये हुआ कि कंट्री ए जो है, नॉर्मली तो एमसीक्यूज में ही आता है, पर इसका एक सवाल आया हुआ है नवंबर 23 में, वो मैं दिखा रहा हूँ। कंट्री ए जो है वो गुड एक्स बना रही है, कंट्री ए जो है वो गुड एक्स बना रही है, कंट्री ए जो है वो गुड एक्स में स्पेशलाइज करेगी, गुड एक्स को एक्सपोर्ट करेगी। पर गुड वाई जो है वो 0 यूनिट्स बना के गुड वाई को इंपोर्ट करेगी। इसका मतलब कंट्री ए हैज एन कंपैरेटिव एडवांटेज, लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का उसको फायदा हो रहा है, सही है। बायलेटरल ट्रेड है, तो कंट्री बी जो है वो गुड बाय में स्पेशलाइज कर रही है, ठीक है। एक चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई, अज्यूमिंग नॉन पैरेलल पीपीसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। अच्छा, नुकसान क्या है? कंट्री ए को क्या नुकसान है? अगर कंट्री ए कंपैरेटिव एडवांटेज के अकॉर्डिंगली ट्रेड करती है, नो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, तो क्या फायदे नुकसान है कंट्री ए को? पहला नुकसान, उसके इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, हो सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो जाए। ये पहला नुकसान है। व्हेन यू रिलाई ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज, सबसे बड़ा नुकसान होता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। दूसरा, ओवर रिलायंस ना हो जाए। ओवर रिलायंस का मतलब है कि कंट्री में अगर कोई भी मेजर चेंज आता है, या दुनिया में अगर कोई ग्लोबल रिसेशन आता है, या कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो फंस जाएंगे ये लोग। डिपेंडेंसी इतनी ना हो जाए। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मसला है जो कि बहुत अच्छा टेक्निकल पॉइंट है। भाई कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी और इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी जो है ना, वो डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। और इससे अगर फ्यूचर में किसी सेक्टर की डिमांड, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान सिर्फ गुड एक्स पे डिपेंडेंट है, अगर वो गुड एक्स पे डिपेंडेंट है और फ्यूचर में गुड एक्स की डिमांड कम हो जाती है, तो फिर क्या होगा? आपके वर्कर्स तो सिर्फ गुड एक्स में काम कर सकते हैं, आप तो स्पेशलाइज कर रहे हो गुड एक्स में, तो इससे तो आपकी ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी है। अगर डिमांड कम हो गई तो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होगी? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगी।
कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होगी? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क बहुत ज्यादा है। सही है। आप कह सकते हो टैक्स रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि आपने टैरिफ वगैरह तो लगाया हुआ नहीं है, तो आपको टैक्स रेवेन्यू नहीं मिलेगा। आप ये भी कह सकते हो कि जिस इंडस्ट्री में आप स्पेशलाइज नहीं कर रहे वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। आपकी इन्फेंट इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो जाएंगी, आपकी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री वाला फिर इशू होता है। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते किसी कंट्री के ऊपर। फायदे क्या हैं? फायदा ये है कि आपकी कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज बढ़ने का मतलब क्या है? कि आप अपने अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को अटेन कर लेते हो इन द शॉर्ट रन। सही है। अब बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक कंट्री का ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर मैंने पीपीसी स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ है। ये स्ट्रेट लाइन मैंने पीपीसी इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि अजम्पशन है। इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी में अजम्पशन है किसकी? कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अजम्पशन है। ये एक बहुत बड़ी अजम्पशन है। सही है। तो बेसिकली ट्रेड से क्या होता है कि आपकी कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, यू अटेन दी अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन इन द शॉर्ट रन इंटरनेशनल ट्रेड से। पर नुकसान सबसे बड़ा यही है कि डेफिसिट हो जाता है। और इसी लॉजिक से फिर आपका ट्रेड पॉसिबिलिटी कर्व बनता है। ट्रेड पॉसिबिलिटी कर्व की अब लॉजिक क्या है, आप जरा सुनो। और ट्रेड पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा इस तरीके का क्यों होता है, बाइएस्ड क्यों होता है? ट्रेड पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा बाइएस्ड होता है, टिल्ट होता है। कभी भी ना ट्रेड पॉसिबिलिटी कर्व ऐसे नहीं बनेगा। मतलब ट्रेड पॉसिबिलिटी कर्व कभी भी यूं नहीं बन सकता। राइटवर्ड शिफ्ट नहीं होता, पूरा टिल्ट होता है। अब टिल्ट की लॉजिक क्या है मैं बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनना। ये भाई कंट्री ए का पीपीसी बना हुआ था ये, ठीक है। अच्छा, ये कंट्री ए का पीपीसी है, गुड बाय गुड एक्स। लेट से मैं आपको कहता हूं कि कंट्री ए जो है वो स्पेशलाइज कर रही है गुड एक्स में। कंट्री ए इज स्पेशलाइजिंग इन गुड एक्स। इसका मतलब कंट्री ए को कंपेरेटिव एडवांटेज है, स्पेशलाइज कर रही है गुड एक्स में। और वो गुड एक्स सिर्फ गुड एक्स बनाएगी। इसका मतलब वो सिर्फ 100 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स बनाएगी। इसका मतलब वो सारे के सारे रिसोर्सेज गुड एक्स पे लगा देगी और मैक्सिमम गुड एक्स जो है वो 100 बनाएगी। अगर वो सारे रिसोर्सेज गुड एक्स पे लगा रही है और मैक्सिमम 100 एक्स बना रही है, तो जाहिर सी बात है वो वाई को इंपोर्ट कर रही है। अब आप इस चीज को समझो, ये लिख लो अपने पास रोमन में अगर लिखना है तो। कंट्री ए ट्रेड सिर्फ उसी केस पे करेगी जब वाई उसको ज्यादा मिलेगा। कंट्री ए जो है वो ट्रेड सिर्फ उसी केस में करेगी जब वाई उसको ज्यादा मिलेगा। मतलब आप खुद एक चीज सोचो कि अगर कंट्री ए गुड एक्स में स्पेशलाइज कर रही है, तो वो इस पे इसलिए स्पेशलाइज कर रही है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही है कि मुझे गुड वाई जो है वो ज्यादा मिलेगा जितना मैं बनाता हूँ। जैसे कंट्री ए की औकात वाई की कितनी है? 200 की। पर जब वो ट्रेड करेगा ना तो उसको 200 से ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब जब आप एक गुड में स्पेशलाइज करते हो तो वो तो सेम ही रहता है क्योंकि आप तो यही बना रहे हो। पर आपकी दूसरे गुड की जो पॉसिबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी। तो आपको वाई में फायदा होगा। आपको फायदा वाई में होगा। क्लियर है ये चीज? आपको वाई में फायदा होगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? तो आफ्टर स्पेशलाइजेशन आपको गुड वाई ज्यादा मिल रहा है तभी आप ट्रेड कर रहे हो। और आप सामने वाली कंट्री का भी ऐसे ही सोचोगे। अगर सामने वाली कंट्री वाई में स्पेशलाइज कर रही है तो सामने वाली कंट्री ये एक्सपेक्ट करेगी कि जितना एक्स मैं बना सकता हूं मुझसे उससे मुझे उससे ज्यादा ही एक्स मिलेगा। मुझे उससे ज्यादा ही एक्स मिलेगा। तो हमेशा याद रखना, आपका ट्रेड पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा टिल्ट होता है, हमेशा बाइएस्ड बनता है, कभी भी शिफ्ट नहीं होता वो राइटवर्ड। क्लियर है? जैसे आपको एक और मिसाल है यहाँ पे। अगर लेट से मैं कहता हूं कि कंट्री ए जो है ना वो गुड वाई में स्पेशलाइज कर रही है। अगर कंट्री ए गुड वाई में स्पेशलाइज कर रही है तो उसका वाई तो सेम ही रहेगा, पर उसका एक्स बढ़ जाएगा। तो ट्रेड पॉसिबिलिटी कर्व मुझे ये बताएगा कि मेरी एक्स की औकात बढ़ गई है, क्योंकि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे एक्स ज्यादा मिलेगा। क्लियर है ये चीज? अब एक बहुत बड़ी लॉजिक यहां पर आती है। अगर ट्रेड पॉसिबिलिटी कर्व इनसाइड द पीपीसी है तो क्या ट्रेड करोगे कभी भी? अगर आपका ट्रेड पॉसिबिलिटी कर्व इनसाइड द पीपीसी है तो आप कभी भी ट्रेड करोगे? नहीं करोगे ट्रेड। क्योंकि आप ट्रेड सिर्फ उसी केस में करोगे जब आपकी कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी, जब आपका अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन अटेन हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ट्रेड पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा बाहर की तरफ होता है और टिल्ट होता है। जिस गुड में स्पेशलाइज करते हो वो सेम ही रहता है, जिसमें स्पेशलाइज नहीं करते वो बढ़ता है, क्योंकि इंपोर्ट करते हुए आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको वो चीज ज्यादा मिलेगी। ठीक है? बता रहा हूँ साथ बेटा, अभी ये क्लियर है? भाई तो टीपीसी वैसे इतना क्वेश्चंस में तो नहीं आता। अब क्वेश्चन देखो क्या आता है, अब ये देखो जरा, ये सवाल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो से क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये सवाल पढ़ने से भी पहले ना ये एग्जांपल मैंने अभी आपको कराई है कंपैरेटिव एडवांटेज की। सही है, मैंने आपको बताया था एक गुड एक में स्पेशलाइज कर रही है, दूसरा दूसरे में स्पेशलाइज कर रहा है। जब भी ट्रेड होती है ना, दो कंट्रीज के पीपीसी नॉन पैरेलल बनते हैं, ये देखो।
ये देखो नॉन पैरेलल बना हुआ है, कंट्री ए का 100-200 है, तो कंट्री बी का 200-800 है, नॉन पैरेलल है। जब भी आपके दो पीपीसी नॉन पैरेलल होते हैं उसी केस में ट्रेड होती है, ये लिख लो अपने पास। whenever the PPCs of two countries are non-parallel, then only the trade will happen। क्योंकि अगर पैरेलल होगा ना तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो सेम होंगे। आप देखो जरा, ये एग्जांपल है, दो कंट्रीज हैं, दोनों कंट्रीज का पीपीसी पैरेलल है। अब जब दो कंट्रीज का पीपीसी पैरेलल है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो सेम आएंगे। जब दो कंट्रीज का पीपीसी पैरेलल है तो आप देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो सेम आ रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज अगर सेम है तो फिर ट्रेड तो होगी नहीं, क्योंकि जब तक एक कंट्री को एक गुड में फायदा नहीं होगा और दूसरे को दूसरे में नहीं होगा तो ट्रेड कैसे होगी। अगर दोनों कंट्रीज इक्वली एफिशिएंट है एक गुड को बनाने में तो वो आपस में ट्रेड क्यों करेंगी, वो कभी भी ट्रेड नहीं करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग होने के लिए कंपैरेटिव एडवांटेज का होना जरूरी है और पीपीसी नॉन पैरेलल होने चाहिए, क्योंकि अगर पैरेलल होगा ना तो उस बेसिस पे आप ट्रेड नहीं करोगे। ले रहे चीज, एब्सोल्यूट एडवांटेज की ना इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती जितनी कंपैरेटिव एडवांटेज की। और सवाल ही यही है, सवाल ही यही है, आप सवाल पढ़ो। ये जून 23 का क्वेश्चन है, पेपर 2 वेरिएंट 2। ये जून 23 का क्वेश्चन है, पेपर 2 वेरिएंट 2। ठीक है, बट यहाँ पे रेशियोज की बात हो रही है ना, क्वांटिटी की बात नहीं हो रही। टू कंट्रीज ईच प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स एंड विश टू ट्रेड विद ईच अदर। देखो दो कंट्रीज दो प्रोडक्ट्स, तो बायलेटरल ट्रेड की बात हो रही है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल्स ऑफ एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, तो आप सिंपली दोनों को डिफाइन कर दोगे। एंड कंसिडर वेदर द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इज ऑलवेज द मोर इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस व्हेन ईच कंट्री इज डिसाइडिंग टू ट्रेड विद ईच अदर। इसका मतलब पहले आप दोनों का डिफरेंस बताओगे, एब्सोल्यूट कंपैरेटिव का सिर्फ डिफाइन नहीं करना, साथ में एक एग्जांपल भी देनी है, या तो न्यूमेरिकल एग्जांपल दो या थ्योरेटिकल एग्जांपल दो। थ्योरेटिकल एग्जांपल में दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, फिर आपको बताना है कि क्या कंपैरेटिव एडवांटेज हमेशा एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है। तो ये तो इवैल्यूएशन में बताना है कि भाई कंपैरेटिव एडवांटेज क्या हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। AO2 में तो आपको बताना है कंपैरेटिव एडवांटेज के फायदे नुकसान क्या है। AO2 में तो आपको बताना है कंपैरेटिव एडवांटेज के फायदे नुकसान क्या है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों को डिफाइन कर दिया और फिर एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये मैंने आपको सवाल कराया भी था। एब्सोल्यूट एडवांटेज की डेफिनेशन, कंपैरेटिव एडवांटेज की डेफिनेशन, और ये एक एग्जांपल मैंने दे दी। वन कंट्री मे हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ प्रोडक्ट्स बट द अदर कंट्री मे हैव अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। उसी केस में ट्रेड होती है वरना नहीं होती। सही है, तो मेन जो ट्रेडिंग डिसाइड होती है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज होती है, एब्सोल्यूट एडवांटेज इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अच्छा, एडवांटेजेस क्या हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के कंपैरेटिव एडवांटेज के एडवांटेजेस क्या हैं। स्पेशलाइजेशन हो रही है, मोर एफिशिएंट ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, जिस चीज में आप अच्छे हो वहां पर आप रिसोर्सेज लगा रहे हो, वर्ल्ड आउटपुट बढ़ रहा है। फिर आप ये भी बोलो कि आप एक इंडस्ट्री में स्पेशलाइज कर रहे हो, वहां पर जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इनकम्स बढ़ रही है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, रियल जीडीपी बढ़ रहा है। फिर आप यहाँ पर डिसएडवांटेजेस बताओ, आप बताओ कि अपनी रिसोर्सेज को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आपकी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगी, जो फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी ड्यू टू ओवर स्पेशलाइजेशन। एक्सचेंज रेट में नॉट लाई बिटवीन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज। एक बहुत बड़ा मसला ये भी होता है कि इवन दो यू आर ट्रेडिंग बट अगर वो रेशियो बीच में नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या। फिर आप ये भी बोलो कि आपकी स्ट्रेटेजिक इन्फेंट और डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो आपका इन इंडस्ट्रीज पे ध्यान नहीं होगा। एंड में आपको बताना है कि क्या कंपैरेटिव एडवांटेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है, तो आप बोलोगे यस, कंपैरेटिव एडवांटेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस। पर कंपैरेटिव एडवांटेज की अजम्पशंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्या क्या अजम्पशंस हैं, क्या क्या अजम्पशंस है। पहली अजम्पशन, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। पहली अजम्पशन क्या है, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। दूसरी अजम्पशन, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और तीसरी अजम्पशन, फ्री ट्रेड, नो ट्रेड बैरियर्स। इवन दो कंपैरेटिव एडवांटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इसकी अजम्पशंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और फ्री ट्रेड वाली अजम्पशन है ना, इस अजम्पशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इस अजम्पशन के बेसिस पे ही कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी को आप फेल भी कर सकते हो। क्लियर है ये चीज, कोई मसला। क्लियर है ये। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको करा रहा हूँ जो मुझे लग रहा है इस साल पेपर में आएगी, और वो प्रोटेक्शनिज्म। अब जरा ये सुनना, ये बहुत गौर से सुनना, ये मैंने नोट किया, अब आप लोग इग्नोर भी करते हो, उसको इग्नोर ना करना भाई इस टॉपिक को। ये बहुत आसान 12 मार्क का सवाल बनता है इस पे। प्रोटेक्शनिज्म
इज मूवमेंट अवे फ्रॉम फ्री ट्रेड। सही है, प्रोटेक्शनिज्म इज मूवमेंट अवे फ्रॉम फ्री ट्रेड, फ्रॉम ट्रेड नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर होगा फ्री ट्रेड। सही है, तो बेसिकली आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, आप ट्रेड बैरियर्स लगा रहे हो। तो प्रोटेक्शनिज्म और एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी याद है, जब आप इंपोर्ट्स को महंगा करके लोगों को डोमेस्टिक पे स्विच कर देते हो तो एक्सपेंडिचर स्विच हो रहा है, याद है ना? एक बंदा मैंने आपके सामने बनाया था, इसके सामने दो ऑप्शंस थे, तो हमने उसका इंपोर्ट का रास्ता बंद कर दिया था, तो लोग डोमेस्टिक पे स्विच हो गए थे। तो ये होता है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। सबसे पहली पॉलिसी क्या होती है? इंपोर्ट टैरिफ। इंपोर्टेड गुड्स पे लगती है, इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाती है, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो जाता है इफ द डिमांड इज इलास्टिक। सही है, तो पहले फायदे नुकसान के ऊपर बात कर लेते हैं। भाई प्रोटेक्शनिज्म के क्या फायदे हैं? क्यों आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो? तो आप इन्फेंट इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जो नई नई न्यूली बॉर्न इंडस्ट्रीज है, इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, नहीं करा तो ये बैठ जाएंगी, फ्यूचर में आपकी इकोनॉमी में कोई बड़ी फर्म होगी नहीं। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हो। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्री डूब रही है, सनसेट है, उसको भी तो प्रोटेक्ट करना है ना भाई। टैक्स रेवेन्यू दे रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। आप अपनी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वो इंडस्ट्री जिसमें फूड एंड वेपन आता है। आप इन इंडस्ट्रीज में, इन गुड्स में दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। यू कैन नॉट सिंपली रिलाई ऑन अदर कंट्रीज फॉर फूड एंड वेपन। तो आपको उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सही है, डिमांड फॉर, अच्छा एक और बहुत बड़ा इशू यहाँ पर ये है कि इन इंडस्ट्रीज की एम्प्लॉयमेंट होती है ना, आप तो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट करनी है। अगर आप प्रोटेक्शनिज्म अगर नहीं करोगे तो आपकी एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट नहीं होगी, आपको लोगों को अपने इन्फ्लुएंस करके डोमेस्टिक कंजम्पशन करवानी पड़ेगी अगर आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट करना है। अवॉइड द रिस्क ऑफ ओवर स्पेशलाइजेशन। कंपैरेटिव एडवांटेज का सबसे बड़ा नुकसान ही ये होता है कि जब आप ओवर स्पेशलाइज कर लेते हो, जब आप एक चीज पे ओवर डिपेंडेंट हो जाते हो, जब एक ही चीज को आप बना रहे होते हो ना, तो इससे आपकी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होती हैं। तो ये रिस्क ऑफ ओवर स्पेशलाइजेशन को भी रोकना है। दूसरी चीज, आप उसको बोलो कि आप टैरिफ वगैरह अगर लगा रहे हो तो इससे आपको टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, एंड यू कैन यूज दिस टैक्स रेवेन्यू ऑन अदर थिंग्स। फिर आप ये भी लिखो कि आप अपनी करंट अकाउंट की पोजीशन को इंप्रूव कर रहे हो, क्योंकि जब आप लोगों को स्विच करोगे फ्रॉम इंपोर्ट्स टू डोमेस्टिक, तो आप इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम करवा रहे हो। और सबसे मेन आर्ग्यूमेंट जो कि हमारे आंसर का कंक्लूजन होता है, जब सवाल आता है 12 मार्क का, वेदर द प्रोटेक्शनिज्म इज जस्टिफाइड और नॉट। सही है, तो उस सवाल की इवैल्यूएशन है, ये मैं पहले बता रहा हूँ, पहले फायदे सुन लो और नुकसान सुन लो। नुकसान क्या है? नुकसान, सबसे पहला नुकसान, भाई एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, डिमांड पर इन्फ्लेशन आ रहा है, क्योंकि तुम सबको डोमेस्टिक पे स्विच कर रहे हो। रिटेलिएशन होगी, ट्रेड वॉर्स होंगी, ट्रेड रिलेशन खराब होंगे। डोमेस्टिक फर्म्स आपकी इनएफिशिएंट हो जाएंगी, ढीली पड़ जाएंगी ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, दे माइट क्रिएट मोनोपोली, जैसे पाकिस्तान की कार इंडस्ट्री में यही हुआ था। कंज्यूमर्स को आप बाउंड कर रहे हो, आप उनकी चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा। सही है, नाउ हाउ टू मेक अ डायग्राम ऑफ टैरिफ। तो आप सिंपली क्या करोगे, सबसे पहले तो अपने पास ये लिख लो, प्रोटेक्शनिज्म के डायग्राम्स मैक्रो के डायग्राम्स नहीं होते, क्योंकि आप टैरिफ वगैरह लगाते हो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे। यू डू नॉट मेक मैक्रो डायग्राम्स व्हेन मेकिंग प्रोटेक्शनिज्म के डायग्राम्स, क्योंकि आप प्राइस लेवल और रियल जीडीपी की लेबलिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे माइक्रो वाली लेबलिंग होगी। तो वही प्राइस, क्वांटिटी, ओरिजिन, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन और अपवर्ड स्लोपिंग लाइन क्या लेबलिंग करेंगे? ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन डोमेस्टिक सप्लाई है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन डोमेस्टिक डिमांड है। अब मसला ये होता है कि वर्ल्ड में एक चीज हमेशा सस्ती होती है, जाहिर सी बात है। तो आपकी वर्ल्ड सप्लाई जो है वो कुछ इस तरीके से बनती है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया प्राइस ऑफ वर्ल्ड, यहाँ पर आपने लिख दिया वर्ल्ड सप्लाई। अब दूसरा सवाल बच्चे के दिमाग में ये आता है कि चलो वर्ल्ड में चीज सस्ती है, ये वर्ल्ड सप्लाई ऐसी लाइन क्यों बनी हुई है? ये वर्ल्ड सप्लाई ऐसी लाइन इसलिए बनी हुई है क्योंकि दुनिया की सप्लाई को कोई एक प्रोड्यूसर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मकसद ये होता है कि आप उसको शो कर रहे हो कि देयर आर मिलियंस ऑफ प्रोड्यूसर जो कि माल बेच रहे हैं, और एक प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अब आप इस चीज को समझो कि दुनिया में एक चीज इतनी सस्ती मिल रही है, तो डोमेस्टिक को भी सस्ती बेचनी पड़ेगी। और जब डोमेस्टिक सस्ती बेचेगा ना, तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ये कहता है कि चल भाई मैं इस प्राइस पे बेच तो दूंगा, पर मैं वो क्वांटिटी नहीं बनाऊंगा जो तुझे चाहिए। तो आप देखो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की सप्लाई कितनी कम है जब वो वर्ल्ड प्राइस पे एक चीज को बेचता है। पर डोमेस्टिक कंज्यूमर तो बावला है, उसको जब चीज सस्ती मिलेगी तो वो जाहिर सी बात है वो डिमांड करेगा। तो जब वो डिमांड करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा होगी। अब क्लियरली ये नजर आ रहा है कि भाई डोमेस्टिक में सिर्फ इतने कंज्यूमर्स को माल मिल रहा है, ये जो इतने सारे कंज्यूमर्स हैं, जो ये इतनी सारी शॉर्टेज है, इसका क्या होगा? ये सारा का सारा माल इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो डोमेस्टिक में डिमांड मीट नहीं हो पा रही। तो गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? गवर्नमेंट्स टैरिफ लगाती हैं, टैरिफ लगा के वर्ल्ड प्राइस को महंगा करती हैं। तो ये हो जाता है PW+T। तो ये आपका हो जाता है वर्ल्ड सप्लाई प्लस टैरिफ। आप देखो जैसी दुनिया में एक चीज महंगी हुई, तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कहता है कि चलो यार अब थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ गई है, तो मैं अपनी थोड़ी बहुत डोमेस्टिक सप्लाई भी बढ़ा देता हूँ।
तो ये अपनी थोड़ी बहुत डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा देता है। कंज्यूमर कहता है कि यार अब चीज सस्ती हो गई है, अपनी औकात से बाहर जा रही है, तो कुछ कंज्यूमर्स जो है वो मार्केट में डिमांड को कम कर देते हैं। अब आप देखो मेरी शॉर्टेज कम हो गई है। शॉर्टेज कम होने का मतलब क्या है? ये शॉर्टेज कम होने का मतलब है कि पहले के मुकाबले में इंपोर्ट्स भी कम हो रही हैं। तो दिस इज हाउ अ टैरिफ वर्क्स। और ये जो शेडेड एरिया है ना, ये जो शेडेड एरिया है येलो वाला, दिस इज गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। ये गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू। क्लियर है ये चीज? तो मसला। अच्छा। अच्छा, कोटा क्या होता है? कोटा इज अ फिजिकल लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ। अच्छा, ये बताने से भी पहले मैं फायदे थोड़े और बता देता हूँ। अब फायदे तो मैंने, नुकसान फायदे मैंने दोनों बता दिए। हाँ, अब आप प्रोटेक्शनिज्म का अगर 12 मार्क का सवाल आता है, तो सवाल ये आएगा वेदर प्रोटेक्शनिज्म इज जस्टिफाइड और नॉट, असेस वेदर प्रोटेक्शनिज्म इज जस्टिफाइड और नॉट। तो पहले तो आप बोलो जस्टिफाइड है, फायदे बताओ। फिर आप बोलो जस्टिफाइड नहीं है, नुकसान बताओ। ठीक है। और फिर आप उसको बताओ कि ओवरऑल देखा जाए तो प्रोटेक्शनिज्म जस्टिफाइड है। मतलब ये मैक्रो का एक बहुत रेयर इवेल्युएशन है जहां पर आप कह रहे हो कि अग्री कर रहे हो कि प्रोटेक्शनिज्म होने चाहिए। तो आप बोलो प्रोटेक्शनिज्म इज जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डंपिंग आर्ग्यूमेंट, क्योंकि चाइना जो है वो क्या करता है, अपना स्टील जो है वो डंप करता है डेवलपिंग कंट्रीज में, बिलो कॉस्ट स्टील बेचता है और वहां की कंट्रीज को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर देता है। एक बार जब वो डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर स्टील को महंगा कर देता है। तो बेसिकली अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम डंपिंग। तो ये डंपिंग से बचने के लिए टैरिफ वगैरह लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप टैरिफ वगैरह लगाओगे तो ये चाइना जैसी कंट्रीज बिलो कॉस्ट आपके मुल्क में अपना माल नहीं बेच सकती, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड होंगे ना वो, रिस्ट्रिक्टेड होंगे वो। तो उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से डंपिंग अवॉइड हो जाती है, और डंपिंग का होना एक बहुत बड़ा इशू है। डंपिंग कैन लीड टू डिफॉल्ट इन कंट्रीज, क्योंकि अगर एक स्टील जैसी इंडस्ट्री के लिए आप दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट हो गए ना, तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बढ़ जाता है आपकी कंट्री का, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपकी बंद हो जाएगी। पेपर में एग्जाम्पल दे सकती हो चाइना की, पर मैं ये कभी नहीं कर पाता रियल लाइफ एग्जाम्पल वगैरह, ये सब फालतू चीजें हैं। सही है। मैं बहुत ट्रेनिंग में गया हूँ, मैंने एग्जामिनर से पूछा है, एग्जामिनर यही कहता है कि आती है तो लिखो, नहीं आती है तो बेहतर है ना लिखो, जेनेरिक आंसर लिख दो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सही है। तो हमारे बच्चे बहुत डेढ़ होशियार होते हैं, अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना देते हैं, तो उसमें फिर नेगेटिव मार्किंग होती है, ना करो तो बेहतर है। अच्छा, कोटा क्या होता है? कोटा इज अ फिजिकल लिमिट ऑन इम्पोर्ट्स। आप सिंपली कोटा लगा के इम्पोर्ट्स को रोकते हो। सही है। एम्बार्गोस का मतलब होता है बैन। सही है। वीआरस भी एक होता है। रेड टेप, रेड टेप का मतलब है आप बेसिकली एक्सेसिव पेपर वर्क लगा रहे हो, और आप जो है ना इम्पोर्टर्स को तंग कर रहे हो। सही है। कि वो इम्पोर्ट ही ना करें, बेजार हो जाए वो। एक्सपोर्ट सब्सिडी अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। एक्सपोर्ट सब्सिडी में क्या होता है कि आप ग्रांट या कैश पेमेंट देते हो अपने प्रोड्यूसर्स को, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, ताकि वो जो है ना अपनी सप्लाई बढ़ाएं, एक्सपोर्ट की प्राइसेस कम हो, कंपेटिटिवनेस बढ़े, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़े, इन्फ्लोज बढ़े, डेफिसिट कम होता है। पर हाउएवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, प्रोड्यूसर्स आपके इनएफिशिएंट हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। सब्सिडी का ग्राफ कैसे बनेगा ये भी देख लो जरा, सुनना जरा। थोड़ा बच्चों वाला ग्राफ है, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखा प्राइस, फिर यहाँ पर आपने लिखी क्वांटिटी ओरिजिन, आपने सबसे पहले बनाया डोमेस्टिक डिमांड, फिर आपने बनाया डोमेस्टिक सप्लाई। सही है। अगेन आपने एक वर्ल्ड प्राइस निकाली, क्योंकि वर्ल्ड में चीज सस्ती होती है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया प्राइस ऑफ वर्ल्ड। ये आपकी आ गई वर्ल्ड सप्लाई। अच्छा, फिर जो है वो आपने यहाँ पर लिख दिया पॉइंट ए, यहाँ पर आपने लिख दिया पॉइंट बी। ये आपकी आ गई क्वांटिटी सप्लाइड, ये आपकी आ गई क्वांटिटी। अब क्लियरली नजर आ रहा है कि दिस इज शॉर्टेज एंड दिस इज इम्पोर्ट्स। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देती है। अब जब उनको सब्सिडी मिलती है ना, तो वो अपनी सप्लाई बढ़ा देते हैं। जब वो अपनी सप्लाई बढ़ाते हैं तो आप देखो डोमेस्टिक सप्लाई प्लस सब्सिडी। अब तुम देखो जब डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ रही है ना, तो देखो क्या हो रहा है, पहले के मुकाबले में क्वांटिटी सप्लाइड आगे आ गई। अब देखो शॉर्टेज कम हो गई। अगेन वही बात है, जब शॉर्टेज कम हो गई तो तुम समझ जाओ ऑटोमेटिकली इंपोर्ट्स भी क्या हो गए, कम हो गए। पहले चीज में मसला। ठीक है। अच्छा, फिर डीवैल्यूएशन की एक पॉलिसी है। वैसे तो एक्सचेंज रेट हम अलग से भी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। डीवैल्यूएशन की जब मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब है आप जानबूझकर अपनी करेंसी को गिरा दो, ताकि एक्सपोर्ट सस्ता हो जाए, इंपोर्ट महंगा हो जाए। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक हुई तो आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर गिर जाएगा, तो ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। तो बेसिकली आप उसको ये बोलोगे कि अगर मार्शल लर्नर कंडीशन मीट हो रही है, अगर एक्स प्लस एम की कंबाइंड पीडी इज ग्रेटर देन वन, तो
ये वाले सेगमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं जे कर्व की, तो फिर बेनिफिशियल है। और साथ में पैरेलल डेप्रिसिएशन भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप करेंसी गिरा रहे हो और सामने वाला भी करेंसी गिरा रहा है, तो फिर दोनों को फायदा नहीं होगा। तो करेंसी का गिरना सिर्फ उसी केस में बेनिफिशियल होता है जब डिमांड इलास्टिक होती है अकॉर्डिंग टू द मार्शल एंड कंडीशन, और ये प्रूफ भी हो रहा है। क्योंकि इलास्टिक डिमांड के केस में ही ट्रेड सरप्लस होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होता है। सही है। ये सवाल है, जरा देखो। असेस वेदर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्रोटेक्शनिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। अब देखो, दिस क्वेश्चन वाज ऑफ जून 23 पेपर 2 वेरिएंट 1। ये अभी भी हमारे पेपर में नहीं आया है। लास्ट क्वेश्चन जून 2019 में आया था, आप जाके चेक कर लो। फिर नवंबर 21 में आया था, पर वो एग्जैक्टली प्रोटेक्शनिज्म का क्वेश्चन नहीं था, वो फ्री ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको लिखनी चाहिए यहाँ पे। जो प्रोटेक्शनिज्म के आर्ग्यूमेंट्स होती है ना, जो प्रोटेक्शनिज्म के एडवांटेजेस होते हैं, वो फ्री ट्रेड के डिसएडवांटेजेस होते हैं। जो प्रोटेक्शनिज्म की आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, जो प्रोटेक्शनिज्म के एडवांटेजेस होते हैं, वो फ्री ट्रेड के डिसएडवांटेजेस होते हैं। और अगर मैं साइड को फ्लिप कर दूं, फ्लिप करने का मतलब क्या है कि अगर मैं प्रोटेक्शनिज्म के डिसएडवांटेजेस की बात करता हूं, तो मैं फ्री ट्रेड के एडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं प्रोटेक्शनिज्म के डिसएडवांटेजेस की बात करता हूं, तो मैं फ्री ट्रेड के एडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ। सही है। ये सवाल एग्जैक्टली तो नहीं आया था जून 2019 में, पर सवाल ये था कि असेस वेदर प्रोटेक्शनिज्म इज जस्टिफाइड। तो ये सेम आंसर होगा। ये सवाल का और जो सवाल मैंने बोला है सेम आंसर है। नवंबर 21 में आया था, पर वो फ्री ट्रेड के डिसएडवांटेज पूछे थे उसने। मोर और लेस चीज वही पूछी थी। पर प्रोटेक्शनिज्म के नाम से हमारे वेरिएंट में, वेरिएंट 2 में जून 19 से कोई सवाल नहीं आया। और जून 19 से मैं हर साल ये गेस में दे रहा हूँ, इस साल भी मैं गेस में दूंगा, क्योंकि इस साल मुझे लग रहा है ये आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया। अब इतना ज्यादा टाइम वो नहीं लेता एक टॉपिक को लेकर। सही है। इतना टाइम उसने एक टाइम पे टर्म्स ऑफ ट्रेड पे लिया था, फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड बैक टू बैक उसने 3-4 पेपरों में दिया। सही है। अब मुझे लग रहा है प्रोटेक्शनिज्म ये शुरू करेगा। सही है। तो सवाल बहुत सिंपल है, प्रोटेक्शनिज्म के आपने फायदे बताने हैं, प्रोटेक्शनिज्म के आपने नुकसान बताने हैं, या आपको फ्री ट्रेड के नुकसान बताने हैं, फ्री ट्रेड के फायदे बताने हैं। बात एक ही है। एंड में आप बोलोगे प्रोटेक्शनिज्म इज जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डंपिंग आर्गुमेंट। ये एक बहुत रेयर क्वेश्चन है मैक्रो का, जहां पर कोई डायग्राम भी नहीं होती। कोई डायग्राम नहीं होती, प्योर थ्योरेटिकल आंसर है। 3 वर्सेस 2 करो, एंड में डंपिंग आर्गुमेंट लिख के आंसर को खत्म करो। ये एक 12 मार्क का बड़ा कचरा सवाल है, बच्चे फिर भी इस सवाल से डरते हैं। ये सवाल पक्का कर लेना अपना लाजमी तौर पे। हो सकता है आ जाए तो आपके 12 मार्क पक्के हो जाएंगे सेक्शन सी में। 8 मार्क तो देखो हो ही जाता है कुछ ना कुछ करके। इसका नॉर्मली जो 8 मार्क होता है ना, वो या तो एब्सोल्यूट कंपैरेटिव पे होता है, या तो इम्पोर्ट टैरिफ पे होगा, या एक्सपोर्ट सब्सिडी पे होगा, या कोटा वगैरह पे होगा। तो ऐसे, जैसे इस सवाल का मेरे ख्याल में जो, यार मुझे याद नहीं है इसका पार्ट है, बल्कि यही था जो हमने अभी करा है। पर नवंबर 23 के जो वेरिएंट्स है ना, वहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ है इम्पोर्ट कोटा का, इम्पोर्ट टैरिफ का। वो सवाल देख लेना। मैंने आपको पहले भी बोला था नवंबर 23 का, और मैंने आपको मॉक में भी दिया था वो। आपने करा या नहीं करा पता नहीं, मैं देखता हूँ। ये मैंने वैल्यूएशन लिखी हुई भी है फाइल में, जो मैंने आपकी डाली हुई है। सही है। ले रहे चीज। बेटा कोटा टैरिफ की सवाल करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपसे पूछता भी है ना, तो वो आपसे कोटा और टैरिफ का फर्क पूछेगा, और कोटा कोटा और टैरिफ के फायदे नुकसान पूछेगा। आप जैसे, आप टैरिफ का क्या फायदा बताओगे? टैरिफ का फायदा है टैक्स रेवेन्यू। सही है। टैरिफ का फायदा है इम्पोर्ट्स कम हो जाते हैं। टैरिफ का नुकसान क्या है? रिटेलिएशन होती है। सही है। कोटा का फायदा क्या है? कोटा से भी इम्पोर्ट्स कम हो जाते हैं। सही है। कोटा एक फिजिकल लिमिट होती है ऑन इम्पोर्ट्स। आप अपनी तरफ से स्पेसिफिकली डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इम्पोर्ट्स कितने कम करने हैं। और फिर आप डिसएडवांटेज में कोटा का यही कह सकते हो कि रिटेलिएशन वगैरह हो गई। सही है। इवैल्यूएशन में आप उसको यही बोलोगे कि भाई टैरिफ इज अ बेटर पॉलिसी देन कोटा, क्योंकि टैरिफ से पैसा जनरेट होता है, और जो ये पैसा जनरेट होता है ना, दिस कैन बी यूज इन अदर प्लेसेस ऑफ द इकोनॉमी। तो वो सवाल आप देख लेना नवंबर 23 के वेरिएंट में जाके, उसकी मार्किंग स्कीम बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। सही है। मैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को डालूंगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है ना, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। इसको भी जरा जल्दी से फारिग करते हैं, सुनना जरा गौर से। अच्छा देखो, जब मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करता हूँ ना, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ मनी को देखता है। इनफ्लोज ऑफ मनी को क्रेडिट किया जाता है, आउटफ्लोज ऑफ मनी को डेबिट किया जाता है। तो इस चीज को आप समझो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज गुड्स का नहीं होता, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आउटपुट का नहीं होता, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ मनी की बात हो रही है। मुल्क में जब पैसा आता है तो उसको क्रेडिट करते हैं विद पॉजिटिव साइन, मुल्क से अगर पैसा बाहर जाता है तो उसको डेबिट करते हैं विद नेगेटिव साइन। हमारे सिलेबस में बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिर्फ एक ही अकाउंट है, दैट इज द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। वैसे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 अकाउंट होते हैं, फाइनेंशियल और कैपिटल अकाउंट भी होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज। इन दोनों को मिला के जो है वो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनता है। दैट इज एक्सपोर्ट रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। सही है। बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, एक्सपोर्ट रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर।
तो एक बात तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो गई, एक बहुत बड़ा मिथ जो है वो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया कि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इक्वल नहीं होता। ये दोनों सेम चीजें नहीं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट आर नॉट द सेम थिंग। बहुत फर्क है इन दो चीजों में। ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट इज पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक और चीज पता होनी चाहिए कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट में के करंट अकाउंट में दो कंपोनेंट्स और हैं। प्राइमरी इनकम भी है। प्राइमरी इनकम में आपके डिविडेंड्स और इंटरेस्ट की मूवमेंट आ जाती है। फिर आपके नेट ट्रांसफर्स होते हैं जिसको सेकेंडरी इनकम कहते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस, एड्स हो गई, गिफ्ट्स हो गए, रेमिटेंसेस हो गए, ये सारी चीजें सेकेंडरी इनकम में रिकॉर्ड होती है। वैसे पाकिस्तान का सेकेंडरी इनकम बहुत बड़ा होगा क्योंकि रेमिटेंसेस भी हमें मिलती हैं, एड्स भी हमें मिलती हैं, गिफ्ट्स भी हमें मिलते हैं। सही है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है व्हेन आउटफ्लोज आर ग्रेटर देन इनफ्लोज। आउटफ्लोज आर ग्रेटर देन इनफ्लोज को आप इस तरीके से याद कर लो कि इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम है। इसको सबसे आसान तरीका याद करने का यही है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि आउटफ्लोज ऑफ मनी आर ग्रेटर देन इनफ्लोज ऑफ मनी। इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपोर्ट के रेवेन्यू से ज्यादा है, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम है। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अ करंट अकाउंट डेफिसिट? सबसे पहला कॉज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से आपका डेफिसिट हो सकता है। करेंसी के बढ़ने की वजह से आपका डेफिसिट हो सकता है। अगर आपके डोमेस्टिक गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है उससे भी आपका डेफिसिट हो सकता है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में मुलव्विस हो और आपने प्रोटेक्शनिज्म के टूल्स इतने नहीं लगाए हुए तो उससे भी डेफिसिट आपका हो सकता है। क्योंकि इन्फ्लेशन से आपकी चीजें महंगी हो जाती है, दूसरी चीजें आपको सस्ती लगती हैं। लो क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड्स होगी तो लोग आपसे खरीदेंगे नहीं। आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इंपोर्ट की प्राइसेस कम हो जाएंगी। और अगर आप प्रोटेक्शनिज्म एट होम नहीं लगाओगे, टैरिफ और कोटा नहीं लगाओगे तो इससे आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे विच माइट लीड टू अ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ करंट अकाउंट डेफिसिट? वही ना, हाई एक्सचेंज रेट का मतलब एप्रिसिएशन ही है ना बेटा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होते हैं? भाई अगर एक मुल्क से पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है, कम पैसा अंदर आ रहा है, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड फॉर लेबर कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, इनकम्स कम होंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा। फिर आप बोलोगे पीपल आर पेइंग मोर एंड रिसीविंग लेस। एक मुल्क से ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है, कम पैसा अंदर आ रहा है, दिस माइट लीड टू अ डेप्रिसिएशन। करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। फिर करेंसी की वैल्यू गिरने के बाद अलग नुकसान होते हैं। तो करंट अकाउंट के डेफिसिट के प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर भी एक 12 मार्क का सवाल आया हुआ है नवंबर 23 के एक वेरिएंट में, तो वो देख लेना। आसान सवाल है बहुत। इज डेफिसिट ऑलवेज बैड? इवैल्यूएशन वो होगी उस आंसर की। क्या डेफिसिट हमेशा बैड होता है? पहला पॉइंट। क्या ये परसिस्टेंट है? क्या ये डेफिसिट बहुत लंबे टाइम से है? फिर हार्मफुल है। फिर आप उसको बोलो कि भाई इंपोर्ट क्या कर रहे हो? अगर एक कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए है कि वो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, तो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना तो अच्छी बात है भाई। क्योंकि अभी तुम इंपोर्ट कर रहे हो, अभी तुम मशीन इंपोर्ट कर रहे हो, फ्यूचर में जब इस मशीन से फिनिश गुड्स बनेंगे तो तुम्हारी कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, डेफिसिट खुद ब खुद कम हो जाएगा। फिर आप ये भी लिखो कि एक कंट्री के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट इज नॉट हार्मफुल इफ द कंट्री इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ट्रेड। अगर आपकी डिपेंडेंसी ऑन ट्रेड नहीं है, अगर आपकी इकोनॉमी इतनी ओपन नहीं है, इफ दिस डेफिसिट इज ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ योर जीडीपी देन इट इज नॉट हार्मफुल। और अगर वाइस वर्सा कर दूं तो ये हार्मफुल हो जाएगा। तो बहुत पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हो यहाँ पे। एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आया था स्पेसिमेन 23 के पेपर में, और वो सवाल ये था कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय। ये एक बहुत अच्छा किधर ने मुझे पॉइंट यहाँ पर दिया है। अगर आप यहाँ पर फायदों की बात करो तो फायदा यहाँ पर आपका एक ये हो सकता है, बेनिफिट की अगर हम बात करें तो बेनिफिट यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि भाई आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल कर लेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका, महंगाई आपकी इकोनॉमी में कम हो जाएगी। सही है। फिर ये चीज क्योंकि एग्रीगेट डिमांड आपका फॉल हो रहा है। अच्छा, सवाल देखो क्या। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ एन इकोनॉमीज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कंसिडर व्हिच वेदर अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल ऑलवेज लीड टू अ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट। कह रहा है कि पहले तो बता दो डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट का मतलब क्या है। तो पहले तो करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स बताओ, फिर डेफिसिट का मतलब बताओ, फिर इन्फ्लेशन डिफाइन करो। फिर कह रहा है कि इन्फ्लेशन की वजह से क्या हमेशा डेफिसिट होगा? तो पहले तो आप बोलो हाँ डेफिसिट होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होगा तो इनफ्लोस कम होंगे तो वर्सन हो जाएगा। इंपोर्ट की प्राइसेस कम होंगी, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आउटफ्लोस बढ़ेंगे, वर्सन हो जाएगा करंट अकाउंट डेफिसिट। फिर आप बोलो कि क्या हमेशा डेफिसिट होगा? ये वैल्यूएशन है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन पीईडी। अगर मैं अपने एक्सपोर्ट्स की डिमांड को इन इलास्टिक कर दूं तो ऐसे सिनेरियो में तो मेरा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तो ऐसे तो मेरा डेफिसिट नहीं होगा, ऐसे तो मेरा उल्टा सरप्लस हो जाएगा। फिर आप ये भी कह सकते हो कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट। अगर लेट से मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में बहुत हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है पर फिर भी कंपीटिंग कंट्री से कम है,
पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, पर फिर भी कंपीटिंग कंट्री से कम है। कंपीटिंग कंट्री में 15% है, मेरी कंट्री में 10% है, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग अभी भी मुझसे खरीदेंगे, मेरा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लोग अभी भी मुझसे खरीदेंगे, मेरा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आपका जो है वो स्पेसिमिन में आया था, और वो सवाल ये था कि भाई हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक ज्यादा बड़ा मसला है या डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट एक ज्यादा बड़ा मसला है, विच इज द मोर serious problem for an economy, whether a high rate of inflation is a more serious problem for an economy or a deficit on the current account is a more serious problem for an economy। तो आप उसको बोलो इन्फ्लेशन के बहुत इश्यूज हैं। अब ये सवाल इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल वाला नहीं है, आप जनरली कोई भी पॉइंट उठा के बता दो। आप बोलो इन्फ्लेशन में मेन्यू कॉस्ट, टू लेदर कॉस्ट होती है, ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, वगैरह वगैरह। करंट अकाउंट डेफिसिट में आप उसको एडी वाली बात करो, डेप्रिसिएशन वाली बात करो, दोनों में से कौन सा ज्यादा सीरियस होगा? इट डिपेंड्स ऑन द ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी। इट डिपेंड्स कि एक कंट्री ट्रेड पे कितना डिपेंडेंट है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द परसिस्टेंसी ऑफ डेफिसिट ऑफ द करंट अकाउंट। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि डेफिसिट का कॉस्ट क्या है, इन्फ्लेशन का कॉस्ट क्या है। तो ये बहुत पॉइंट्स आप यहाँ पर इवैल्यूएशन में लिख सकते हो। कोई दो पॉइंट्स आपको इवैल्यूएशन में लिखने, कोई दो पॉइंट्स आपको जो है वो इवैल्यूएशन में लिखने, मैंने इवैल्यूएशन इसकी लिखी हुई भी, आप पढ़ लो ये। लिख सकते हैं किधर?